नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। आज हम विषय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक आसपास से पाठ 8 के विषय में जानेंगे और सीखेंगे कि क्या संबोध हमें इस पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। कक्षा 5, विषय पर्यावरण अध्ययन, और हमारे पास आज पाठ है पाठ 8, मच्छरों की दावत। चलिए देखते हैं क्या संबोध इस पाठ में हमें दिए गए हैं। चर्चा के बिंदु। इस पाठ में हमारे चर्चा के क्या बिंदु होंगे, आइए एक नजर उन पर डालते हैं। मलेरिया और उसकी जांच। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया क्या होता है और उसकी जांच कैसे की जाती है। अनीमिया की जानकारी, क्या होता है अनीमिया, इस पाठ में हम समझेंगे। सावधानी और बचाव के तरीके। मलेरिया और अनीमिया दोनों से सावधानी और बचाव के क्या तरीके हैं उन्हें जानेंगे। मक्खी, मच्छर आदि से फैलने वाली बीमारियों पर चर्चा। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मक्खी मच्छरों आदि से फैलती है, उनके बारे में भी जानेंगे। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया, सभी बच्चे उसे घेरकर खड़े हो गए। जब रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आया तो सब बच्चों ने क्या किया, उसको घेर लिया और घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, ये आरती है, अब तुम कैसे हो। ठीक हूं, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जब आरती ने उसे पूछा कि रजत तुम कैसे हो, तो रजत ने कहा ठीक हूं। जसकीरत ने पूछा, ये जसकीरत है, घर पर तो खूब खेलते होंगे, कि जब तुम घर थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, तो वहां तो तुम खूब खेलते होंगे। रजत को चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। एक तो बुखार था, कुछ खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, ऊपर से बुखार ठीक करने के लिए कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जब आप लोग भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं ना, और दवाइयों का स्वाद कैसा होता है, अधिकतर कड़वी होती है दवाई। तो वो अपनी समस्या बता रहा है कि मैंने कड़वी दवाइयां खाई और खून टेस्ट भी करवाया। जसकीरत ने फिर पूछा, खून टेस्ट, वह क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा। कि तुम्हारा खून क्यों टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट क्यों हुआ, दर्द हुआ होगा बहुत। रजत ने कहा नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। जब सुई लगी तो बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ, ऐसे हुआ जैसे हमें चींटी काट लेती है, लेकिन जब उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि क्या है, मलेरिया है। रजत को मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कैसे होता है, जब हमें मच्छर काट लेता है तो उससे हमें मलेरिया होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है, मच्छर के काटने से तो पता नहीं चलता कि मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो गया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, खून की जांच कराते हैं, और खून की जांच से पता चलता है कि मलेरिया है या नहीं। जसकिरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। क्या जिनके आसपास बहुत सारे मच्छर हैं उन सभी लोगों को मलेरिया हो सकता है। नैन्सी जवाब दे रही है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वो तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। हर किसी मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता है, वो एक पर्टिकुलर मच्छर की एक प्रजाति है जिसके काटने से मलेरिया होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक से ही लगते हैं। आरती कह रही है, पर मच्छर तो मुझे सब एक जैसे लगते हैं, क्या वो भी अलग अलग होते होंगे। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था। नैन्सी पूछ रही कि क्या जिस जगह पर मच्छर ने काटा उसी जगह से खून लिया। रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। जब मच्छर काट लेता है तो उसके बाद ये पता नहीं चलता कि कहां पर मच्छर ने काटा। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया। खून में कैसे पता चला कि मलेरिया है।
कैसे होती है उसकी जांच? ये देखिए, मलेरिया की जांच यहां पर हो रही है, खून की जांच, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ब्लड टेस्ट। अगर आपको कहीं ब्लड टेस्ट लिखा मिले तो समझ जाइए कि खून की जांच की बात हो रही है। खून की जांच से कई तरह की बीमारियों का पता चल जाता है। मलेरिया के लिए भी खून की जांच करनी पड़ती है। कैसे की जाती है खून की जांच? इसमें हमारे शरीर से खून की कुछ बूंदें लेकर उसको टेस्ट किया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि इसमें मलेरिया के जीवाणु हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये इनका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और इस कांच की स्लाइड पे खून की कुछ बूंदें लगा रहे हैं। देखिए, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। इस स्लाइड पे खून की कुछ बूंदें हैं। और जो अभी बात हो रही थी कि क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो ऐसा नहीं है। मलेरिया मादा मच्छर, एनाफिलीज मच्छरों की एक प्रजाति है एनाफिलीज, उसमें मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये देखिए, अब खून की बूंदें उस स्लाइड पे ले ली। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें लेने के बाद अब क्या किया जाएगा? डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी। इसमें छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़े रूप में देखा जा सकता है। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक, माइक्रोस्कोप का क्या काम है? छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। जैसे खून में अगर कोई जीवाणु है या कोई और तत्व है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और कुछ माइक्रोस्कोप इससे भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो इससे भी ज्यादा बारीकी से चीजों को दिखा सकते हैं। तो इस माइक्रोस्कोप से ब्लड टेस्ट में ली गई खून की बूंदों की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि मलेरिया है या नहीं। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? यहाँ पर क्या है? एक रिपोर्ट दी गई है, किसी के ब्लड टेस्ट की ये रिपोर्ट है और इसमें हमें ये प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि मलेरिया है। वो हमें पता चलेगा इस रिपोर्ट को पूरा देखकर। क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की एक रिपोर्ट है। इसमें 18/8/2007 18 अगस्त 2007 की एक रिपोर्ट है। इसमें डेट डाली हुई है। नाम, सबसे पहले पेशेंट का नाम है। पेशेंट का नाम है रजत। आयु, उम्र है 11 वर्ष। स्त्री या पुरुष, सेक्स, ये मेल है, लड़का है। रोग की पहचान, डायग्नोसिस। अब यहां पर मेन पॉइंट कि कैसे पहचान हो रही है? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। जो ये पेशेंट है रजत, 11 साल का, इसको क्या हो रहा है? इसको ठंड लग रही है और कपकपी के साथ बुखार आ रहा है। यहां पर इन्होंने रिपोर्ट का रिजल्ट लिखा हुआ है। मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। इस बच्चे का भी उन्होंने टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया और उसके टेस्ट में मलेरिया के जीवाणु उसके खून में पाए गए। इससे हमें पता चला कि इसको मलेरिया है, क्योंकि उसके टेस्ट में खून में जीवाणु पाए गए। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एक सिनकोना पेड़ है जिसकी छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। पहले क्या करते थे? छाल को उबाल लेते थे और उसे छानकर दवाई तैयार कर लेते थे, लेकिन अब क्या है? इसकी प्रॉपर दवाई बनाई जाती है। अच्छा, अब जानते हैं अनीमिया के बारे में। अनीमिया क्या है? क्या है अनीमिया? चलिए देखते हैं। आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। आरती का भी खून टेस्ट हुआ था, लेकिन इसके खून में क्या निकला? अनीमिया। सिरिंज भरकर, सिरिंज मतलब इंजेक्शन। आप लोगों ने भी देखा होगा, डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन होता है जिसमें पीछे खींचने के लिए एक प्लास्टिक का पाइप, जिसमें पीछे खींचने के लिए भी डिवाइस में कुछ लगा रहता है और बीच में क्या होती है? एक खाली बॉटल जैसी शेप रहती है।
आगे एक लंबी सुई होती है, उस सुई की मदद से जब आप उसे पीछे से खींचते हैं तो पूरी सिरिंज ब्लड से भर जाती है। रजत वह क्या होता है? अब रजत पूछा है कि अनीमिया क्या होता है। आरती ने बताया कि उसको अनीमिया था, लेकिन अनीमिया क्या है? अभी तक तो हम मलेरिया के बारे में जान रहे थे। आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। ठीक, आरती के ब्लड में किसकी कमी निकली? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल आदि चीजें भी होती हैं। या इस टेस्ट में आयरन की कमी खून में पाई गई, लौह तत्व की कमी खून में पाई गई। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी और इस आयरन की कमी को पूरी करने के लिए डॉक्टर ने क्या सलाह दी? डॉक्टर ने गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। किसी के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उनको गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। इससे आयरन की कमी या लोहा जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है उसको पूरा किया जा सकता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई खून में लोहा कैसे? नैन्सी कह रही है अब हमारे खून में लोहे के टुकड़े होंगे क्या? खून में क्या लोहा होगा? कहीं डॉक्टर ने मजाक तो नहीं किया? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? अगर खून में लोहे की कमी हो गई थी तो क्या किया तुमने? लोहा खा लिया। आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ये लोहे के टुकड़े वाला लोहा नहीं है। हमारे जो शरीर में कई सारे मिनरल होते हैं उनमें से एक है लौह तत्व या आयरन। तो हरी सब्जियां खाने से, आंवला या गुड़ खाने से इस आयरन की कमी पूरी हो जाती है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। यहाँ पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट दी हुई है जिसमें दिल्ली के विद्यालयों में अनीमिया से जो परेशानी हो रही है उसके ऊपर एक लेख लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। 17 नवंबर 2007 इसकी तिथि है। कब की रिपोर्ट है ये? 17 नवंबर 2007। दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। अनीमिया होने से, आयरन की कमी होने से बच्चों के मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी असर होता है। बच्चे कमजोर हो जाते हैं। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। बच्चों की क्या हो जाती है? ग्रोथ भी कुछ कम हो जाती है, बढ़ भी नहीं पाते हैं और फुर्ती भी कम हो जाती है। बच्चे कैसे हो जाते हैं? थोड़े सुस्त हो जाते हैं। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है क्योंकि उनकी मानसिक तंदुरुस्ती पर भी या दिमागी तंदुरुस्ती पर भी असर पड़ता है। तो बच्चों को समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। आजकल विद्यालयों में फिर क्या बना रहे हैं? हेल्थ कार्ड, और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई भी दी जा रही है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उनके हेल्थ कार्ड बना दिए जिससे पता चले कि किस बच्चे का स्वास्थ्य का स्तर क्या है और किसी को कोई परेशानी तो नहीं। अगर उनको परेशानी है तो उसी स्तर से उनका इलाज किया जाता है। अब आयरन की कमी होने के कारण अनीमिक बच्चे मतलब वे बच्चे जो अनीमिया से ग्रस्त हैं, उनको आयरन की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहां पर एक ही बच्चे की दो अलग अलग समय की रिपोर्ट हमें दी गई है। आइए पहले अच्छे से इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी वही सेम रिपोर्ट है लेकिन समय का फर्क है। नेम आरती, आरती नाम की लड़की की ये एक रिपोर्ट है जिसकी उम्र 12 साल है और ये एक बालिका है। पहली रिपोर्ट
20/6/2007 की है। 20 जून 2007 की ये रिपोर्ट है। ठीक। और दूसरी रिपोर्ट है 15/9/2007, 15/9/2007 की, यानी 15 एक ही बच्चे की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें क्या है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीने का गैप है। जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें हीमोग्लोबिन कितना निकला, 8 ग्राम, 8 ग्राम्स इसमें हीमोग्लोबिन था। और फिर इन्होंने, आरती ने दवाई खाई या हरी पत्तेदार सब्जियां खाई, गुड़ खाया, आंवला खाया, तो हीमोग्लोबिन बढ़कर कितना हो गया, 10.5 ग्राम, 8 ग्राम से बढ़कर 10.5 ग्राम, लगभग 2.5 ग्राम का फर्क आ गया दवाइयां खाने से या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से। उसके अलावा इन्होंने जानकारी के लिए एक चीज और दी है, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल रेंज, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होना ही चाहिए। क्योंकि आरती का पहले हीमोग्लोबिन 8 था, तो ये इससे कम था, नॉर्मल से कम। अभी भी इसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कुछ कम है, इसको और ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए, कम से कम 12 ग्राम। आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ पाया, कितना समय लगा, इन दोनों तारीख के बीच का जो अंतर है वो निकाल लेंगे, उतना समय हीमोग्लोबिन को बढ़ने में लगा। अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है। इससे पहले हमने दिल्ली सरकार की एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें लिखा था कि बच्चे क्या हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें समझने में भी दिक्कत आती है और उनका शरीर भी सुस्त हो जाता है। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी, कब और क्यों। अब आप बताइए, क्या आपके घर में भी किसी का खून टेस्ट हुआ है, अगर हुआ तो कब हुआ और क्यों हुआ। खून टेस्ट में क्या पता चला था, जब खून टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट निकला था। क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ या स्वास्थ्य जांच हुई है, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया। क्या आपके स्कूल में भी कभी डॉक्टर्स आए हैं आपका चेकअप करने, अगर आए तो उन्होंने क्या बताया आपको, ये आपको उत्तर देना। मच्छर के बच्चे, आइए अब जानकारी लेते हैं मच्छर के बच्चों के बारे में या उसके प्रजनन के बारे में। जसकीरत बोल रही है, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है, वहां जानकारी फैलाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए उनकी क्लास के बाहर भी एक पोस्टर लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए, और जब जसकीरत ने कहा कि पोस्टर लगाए तो सभी लोग उठे और झटपट से पोस्टर देखने के लिए पहुंच गए। ये है पोस्टर, इस पोस्टर की बात हो रही। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, पोस्टर पूछ रहा है कि क्या आप लोग उन्हें इनवाइट कर रहे हैं मच्छरों को। कैसे देते हैं मच्छरों को दावत, कोई बुलाकर लाता है क्या, नहीं। ये सब सावधानियां अगर नहीं रखोगे तो मच्छरों को अपने आप दावत मिल जाएगी। सावधान, हमें सावधान रहने की जरूरत है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अभी तक हमने मलेरिया की बात की, लेकिन मच्छरों से ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं गड्ढे बने हुए हैं तो उनमें क्या हो सकता है, बारिश का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी या किसी द्वारा फेंका गया पानी इकट्ठा हो सकता है। तो क्या करें, उन गड्ढों को मिट्टी से भर दें ताकि वहां पानी इकट्ठा ना हो पाए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। हमारे यहाँ क्या होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, पानी के बर्तन होते हैं, टंकियां होती हैं, कूलर होते हैं, जिनमें हम पानी
जमा करके रखते हैं। अगर उनको समय समय पर साफ ना करें तो उनमें भी मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं। तो क्या किया जाए, उनको हर हफ्ते सुखा लें और फिर से भर दें ताकि मच्छर उसमें प्रजनन ना कर सके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर तब भी आसपास से कहीं मच्छर आपके करीब आते हैं तो आप सोने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि उसमें मच्छर न घुस पाए। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। अगर कहीं पर आप उस गड्ढे को नहीं भर पा रहे हैं या पानी नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करें, उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़के ताकि पानी के ऊपर तेल की एक परत जम जाए और मच्छर वहां पर अपने अंडे न दे सके और उनको बढ़ने से रोका जा सके। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? यहाँ एक शब्द आया है लार्वे या लार्वा, क्या होते हैं ये? नैन्सी ने कहा मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। लार्वा मच्छर जैसा नहीं दिखता, बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन मच्छर के ही बच्चे होते हैं। आरती, तुमने कहा देखे? आरती पूछी तुमने कहा देखे मच्छर के बच्चे? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। इसने क्या बताया? अभी जैसे पोस्टर में जानकारी थी कि अपने आसपास किसी बर्तन में पानी जमा ना होने दे, लेकिन नैन्सी के घर के पीछे एक पुराने घड़े में पानी जमा हो गया। बहुत समय तक उसे किसी ने साफ नहीं किया तो मच्छरों ने उसमें अपने अंडे दे दिए और फिर उस अंडों से उनके लार्वा निकले। ये लार्वे कैसे दिखते हैं? पतले होते हैं, छोटे और भूरे रंग के। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। ठीक, मच्छर के अंडे से उनके लार्वे निकलते हैं और वो पानी में रहते हैं। उसके बाद वो मच्छर बनने के बाद उड़ने लगते हैं। इस चित्र में कुछ लार्वे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कण जैसे आपको दिख रहे हैं, ये मच्छर के लार्वे हैं। ये इस पानी में रहेंगे और उसके बाद ये बड़े मच्छर बनेंगे। ये देखिए, ये मच्छर के लार्वे हैं। अभी ये पानी में है, हैंड लेंस की सहायता से इनको देखा जा रहा है। हैंड लेंस से, हमारे पास लेंस होता है हाथ में पकड़ने का, उससे वो कुछ बड़े दिख रहे हैं और ऐसे होते हैं मच्छर के लार्वे। रजत, फिर तुमने क्या किया? जब घड़े में पानी था और उसमें लार्वे जमा हो गए तो क्या किया तुमने? नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। देखो कितनी समझदारी का काम यहाँ पर किया कि पहले तो घड़े को साफ कर दिया, उससे क्या हुआ, सारे लार्वा बाहर आ गए। उसके बाद सुखाकर उसको सुखा दिया कि कहीं उसमें कोई पानी का कण ना रहे, कहीं पे कोने में पानी इकट्ठा ना रहे, और फिर उल्टा करके भी रख दिया ताकि भविष्य में भी मच्छर उसमें अंडे ना दे सके। जस किरण, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। अब जैसे मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैला रहे हैं, वैसे ही मक्खियां भी बीमारी फैलाती हैं। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वो कैसे बीमारी फैलाती होगी? अब मच्छर कैसे बीमारी फैला रहा है? मच्छर काट कर बीमारी फैला रहा है, लेकिन मक्खी तो नहीं काटती है, तो वो कैसे फैला रही बीमारी? मक्खियां जगह जगह पर, कूड़े में, डस्टबिन में या कई जगह पर जानवरों की पीठ में बैठती हैं और उसके बाद उनके साथ आई हुई गंदगी उन मक्खियों के पैरों में चिपक जाती है। इसके बाद वो सीधा उड़कर हमारे खाने पर बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि जो बीमारी वाले जीवाणु या कीटाणु मक्खियां अपने पैरों में चिपका कर लाती हैं, वो सब हमारे भोजन में चला जाता है और भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर। इस तरीके से मक्खियां भी बीमारियां फैला सकती हैं। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस की एक कहानी है, इनकी चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आइए इनके बारे में जानते हैं और सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। रोनाल्ड रोस ने ये पता लगाया था
और अब वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियों में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। रोनाल्ड रॉस के पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे और इन्होंने क्या की, डॉक्टरी की पढ़ाई, लेकिन इन्हें कहानियों का बड़ा शौक था। तो ये क्या करते थे, खाली समय में कहानियां खूब पढ़ते थे। उस समय मलेरिया से बहुत जानी जाती थी। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, और दलदल वहीं बनता है जहां पर पानी जमा हो। तो वहां पर मलेरिया से बहुत ज्यादा बीमारी फैलती थी और जानी जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। जब तक ये पता नहीं लग पाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तब तक लोग क्या सोचते थे कि जहां पानी जमा होता है वहां गंदगी इकट्ठी हो जाती है, दलदल के पास भी गंदगी होती है, तो मलेरिया शायद गंदगी से फैलता है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे। जैसे अभी डॉक्टर मरियम उस माइक्रोस्कोप से जीवाणु देख रही थी, वैसे ही उनसे पहले किसी ने वो जीवाणु माइक्रोस्कोप से देखे। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। अब ये पता चल गया कि मलेरिया जीवाणु के काटने से या जीवाणु के फैलने से होता है। खून में वो जीवाणु देख भी लिए, लेकिन ये जीवाणु खून में पहुंचे कैसे, ये एक प्रश्न था। मेरे विज्ञान के गुरुजी ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। अब उन्होंने अंदाजे से ये बात कह दी कि शायद मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। अब उनको आइडिया लग गया कि मच्छर के काटने से शायद बीमारी फैलती है, तो ये मच्छरों के पीछे ही पड़ गए। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेके दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता, और एक आना जो उस समय की करेंसी थी, एक मरीज को देते थे ताकि मच्छर उसको काट सके। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। उसके बाद ये मच्छर को पकड़ते थे और उसका पूरा ताक झांक शुरू कर देते थे। उसका पेट काट के चेक करते थे कि उसके शरीर के अंदर क्या है और क्या यही मलेरिया का कारण है। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया, और इतने मच्छरों से डील करने में, उनके पीछे बोतल लेके भागने में, इनको भी किसी मच्छर ने काट लिया और ये भी मलेरिया का शिकार हो गए। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी। लगातार माइक्रोस्कोप में देखते देखते आंखें भी कैसी हो जाती थी, धुंधला जाती थी। गर्दन अलग अकड़ जाती थी, गर्दन में भी अकड़ आ जाती थी। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चल सकते थे। गर्मी तो बहुत थी लेकिन पंखा नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते थे। ये भी समस्या थी कि अगर पंखा चलाएं तो मच्छर सारे उड़ जाते थे। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इसके बाद भी इन्हें कोई बहुत ठोस जानकारी मलेरिया के विषय में प्राप्त नहीं हुई। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। फिर क्या हुआ, हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। अभी तक ये क्या देख रहे थे, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के अलावा दूसरे मच्छर देख रहे थे, तो इन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे बता रहे। लेकिन एक दिन इन्हें मादा एनाफिलीज मच्छर मिल ही गई, जो कैसी थी, भूरे रंग की, और उसके पंख छींटेदार थे। फिर इन्हें वहां से ठोस जानकारी मिलनी शुरू हुई। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में इन्हें वो जीवाणु मिल गए। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, और रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। और उसके बाद भी 1905 में जब उनकी मृत्यु हुई
तो भी वो इसी जुगत में थे कि कोई नई जानकारी निकाल सके और कुछ नया ढूंढ सके। चलिए, अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है। इस पाठ के आधार पर कुछ जानकारी आप भी इकट्ठा कीजिए और अपने आसपास के वातावरण को, अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाइए। कैसे, देखते हैं। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूहों में बंट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। कुछ जगह चिन्हित कर लीजिए, अपने घर के पास या अपने स्कूल के पास, और ये तय कर लीजिए कि कौन से एरिया को कौन देखेगा, कौन वहां की जानकारी इकट्ठी करेगा। किसी एरिया में 2 टीमें ना जाए और कोई एरिया छूट ना जाए। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगह को देखो, वहां जाओ और उन जगहों का अच्छे से निरीक्षण करो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद हैं? अगर हाँ तो ऐसे टिक का निशान लगाओ। उन जगहों के नाम लिखो और पता करो कि क्या वहां पानी इकट्ठा हो रहा है या क्या वहां नालियां हैं। और जानकारी निकालनी है, गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, नालियां या कोई और जगह ऐसी है जहां पानी इकट्ठा हो रहा हो। अगर है तो उन पे भी ऐसे टिक बनाओ। यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है, इन जगहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी कितने दिनों से इकट्ठा है और किसकी जिम्मेदारी थी इस क्षेत्र को साफ करने की या इन सबको साफ करने की, उसकी एक लिस्ट बनाओ। पानी में क्या क्या नजर आ रहा है? क्या उस पानी में भी आपको कुछ नजर आ रहा है? जो भी उसमें नजर आएगा उसकी एक सूची बनानी है। इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठा हुए पानी में लार्वे भी दिखे? अब जानकारी निकालिए कि किसकी जिम्मेदारी थी इन जगहों को साफ करने की और क्या आपको भी लार्वे दिखे किसी में? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, लिखो और उन परेशानियों की सूची बनाइए सूची बनाइए कि पानी इकट्ठा होने से वहां क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, मच्छर जमा हो सकते हैं, मक्खियां हो सकती हैं या और भी कई तरह की समस्याएं। उन सब की क्या बनानी है, एक पूरी सूची। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। अभी जब जसकीरत ने कहा था कि कक्षा के बाहर एक पोस्टर लगा है तो सब बच्चे उसे देखने गए, आपने भी वो पोस्टर देखा। उसी तरह का एक पोस्टर आप बनाइए कि पानी किन किन जगहों पर इकट्ठा होता है उसकी जानकारी मिल सके। स्कूल और घर के आसपास ये पोस्टर लगाओ। उसके बाद ऐसी जगह पर ये पोस्टर लगाओ जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और जागरूक हो सके। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। अपनी कक्षा की तरफ से अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। एक लेटर भी लिखना है कि कैसे हम अपने आसपास की जो क्षेत्र है उसको साफ रख सकते हैं, वहां स्वच्छता रख सकते हैं। आइए अब मलेरिया के बारे में कुछ बातें पता कीजिए। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? क्या आप किसी को जानते हो जिसे मलेरिया हुआ हो और कैसे उन्हें पता लगा कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई, ये जानकारी निकालिए। जब मलेरिया हुआ तो क्या क्या दिक्कत हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं, उनकी सूची बनाइए। कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है, क्यों? क्या ऐसा है कि एक विशेष मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता हो और अन्य मौसम में उसके मुकाबले कम? अगर हाँ तो क्यों? क्यों है ये मौसम के अधीन? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। अब मच्छर तो हमारे आसपास होते ही हैं, लेकिन हमारा काम है उनसे बचना। तो कैसे आप घर में उनसे बचते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं वो बताइए, और आपके मित्र क्या क्या करते हैं वो भी एक सूची बनाकर जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो आज पाठ 8 मच्छरों की दावत, हमने इस पाठ में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की। मलेरिया और उसकी जांच, अनीमिया की जानकारी, इन बीमारियों से सावधानी और बचाव के तरीके,
मक्खी मच्छर आदि से फैलने वाली बीमारियों पर चर्चा। तो इन कुछ बिंदुओं पर हमने इस पाठ में चर्चा की, अपनी समझ विकसित की, अपने आसपास स्वच्छता रखने, मक्खियों मच्छरों आदि को दूर रखने के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये था हमारा पर्यावरण अध्ययन का पाठ 8 मच्छरों की दावत। आशा है कि आपको ये संबोध समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य संबोध में। धन्यवाद।